हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है रूहानी इश्क भाग 13। मुझे माफ़ कर दो बेटा, मैं तुम्हें समझ नहीं पाया। मैं इस बात से अनजान था कि तुम अपने ही घर में पराई जैसी जिंदगी जी रही थी। मैंने तुझे गलत समझा। तेरी माँ की बातों में आकर तेरी शादी एक ऐसे इंसान से कराने की कोशिश की जो तुझे बेचना चाहता था। मुझे माफ़ कर दो बेटा, मैं माफ़ी के लायक भी नहीं हूँ। अनजाने में मैंने तुझे बहुत दर्द दिया है। बेटा, तू अपनी ज़िंदगी अच्छे से जीना। भगवान करे तुझे कभी कोई दर्द ना मिले और तुझे एक ऐसा इंसान मिले जो सच्चे दिल से तुझसे प्यार करे, तेरी फिक्र करे और मेरे लिए कभी मत रोना। मुझे सुकून मिलेगा कि मैं तुझसे माफ़ी मांग पाया, दिल की बात कह पाया। बाबा, प्लीज ऐसी बात मत कीजिए। माफी मांगने की आपको जरूरत नहीं है। मैं आपके बिना कभी खुश रह नहीं सकती। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। आप बस ठीक हो जाइए। बेटा, अब खुद की फिक्र कर। अगर शिकायत करनी है तो अपने दर्द से कर। खुद को इतना मत सता जब तूने कुछ गलत किया ही नहीं। राधिका रोती हुई, बाबा, आपको कुछ नहीं होगा और इससे पहले जो भी कुछ हुआ सब कुछ भूल जाइए। आपका कोई कसूर नहीं है और ना ही मुझे आपसे कोई शिकायत है। जो होना था वो हो चुका है, तो बस अब जल्दी से ठीक हो जाए, फिर सब सही हो जाएगा। अब आप आराम कीजिए प्लीज। तब तक मैं तनु को भी देख कर आती हूँ। मुझे उसकी बहुत फिक्र हो रही है। आप तब तक आराम कीजिए। राधिका आंसू पोंछकर सुरेंद्र जी की तरफ हल्की मुस्कान देकर हॉस्पिटल से तनु के पास निकल जाती है। तनु का घर। कुछ देर बाद राधिका वहां पहुंचती है तो दरवाजा पहले से खुला हुआ था। उसे घबराहट होने लगी। वो जल्दी से अंदर जाती है और देखती है तनु जमीन पर पड़ी थी। उसके सिर से खून बह रहा था। यह देखते ही राधिका की जान निकल जाती है। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। तनु, तनु उठ, तुझे क्या हुआ? उसका सिर अपनी गोद में रखकर रोते हुए वो उसे लगातार आवाज देती है। तभी तनु के पापा पीछे से आकर रोते हुए उसके कंधे पर हाथ रखते हैं। बेटा, तनु हमें छोड़कर जा चुकी है। हम बहुत देर से उसे उठा रहे थे लेकिन नहीं उठी। तो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, शायद तेरे कहने पर उठेगी, पर अब बहुत देर हो चुकी है। सब लोग वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं। वो तनु के माता पिता को संभालते हैं और अंतिम संस्कार की तैयारी करने लगते हैं। सिटी हॉस्पिटल। ईशान और शिविन दोनों हॉस्पिटल पहुंचते हैं। शिविन को देखकर सुरेंद्र जी हैरान हो जाते हैं। इससे पहले कि वो कुछ कहे, शिविन उनके पास जाकर बैठ जाता है और कहता है, आप कुछ मत बोलिए। मुझे पता है आपके मन में यही सवाल होगा कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। मैं आपको बता देता हूँ, मैंने आपकी बेटी राधिका से शादी कर ली है। इससे पहले कि शिविन कुछ और कहता, सुरेंद्र जी बोल पड़ते हैं, बस आपको और कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि मेरी बेटी ने बहुत दर्द सहा है। मैंने भी उसे अनजाने में बहुत दर्द दिया है। मेरी आखिरी इच्छा है कि अब उसे कभी कोई दुख न मिले। मुझे इस बात की खुशी है कि आपने उससे शादी की है। मुझसे वादा कीजिए कि आप मेरी बेटी की आंखों में अब कभी आंसू नहीं आने देंगे। उसे उस प्यार की कमी कभी महसूस नहीं होने देंगे जिसकी वह हकदार है। अब मेरे जाने के बाद वह बिल्कुल अकेली हो जाएगी। प्लीज उसे संभाल लीजिए। आप चिंता मत कीजिए। मैं राधिका की आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा। मैं उससे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करूंगा। मुझे आप पर भरोसा है। और इतना कहकर ही सुरेंद्र जी सबको अलविदा कह देते हैं। सुरेंद्र जी अपने आखिरी शब्दों में अपनी इच्छा शिविन को बताते हैं और उससे एक वादा मांगते हैं कि वो हमेशा राधिका का ख्याल रखे, कभी उसे धोखा नहीं दे और ना ही कभी उसकी आंखों में आंसू आने देगा। शिविन उन्हें ये वादा देता है और देखते ही देखते सुरेंद्र जी सबको अलविदा बोल देते हैं।
शिविन गहरी सांस लेता है और खुद को संभालते हुए ईशान की तरफ देखते ही बोला, ईशान, अंतिम संस्कार की तैयारी करो और हॉस्पिटल का जो भी काम है उन्हें भी कंप्लीट कर दो। लेकिन शिविन, इनका अंतिम संस्कार कौन करेगा और बाकी लोगों का कौन करेगा? राधिका इन सब का अंतिम संस्कार नहीं कर सकती, लेकिन उसका हस्बैंड होने के नाते मैं तो कर ही सकता हूँ, तो मैं ही करूँगा। कुछ देर बाद शिविन सबका अंतिम संस्कार कर देता है। शिविन महसूस करता है कि राधिका बहुत देर से वहाँ नहीं थी, लेकिन ईशान राधिका कहाँ है? उसे यहाँ होना चाहिए था, लेकिन जब से हम हॉस्पिटल आए हैं मैंने उसको कहीं से नहीं देखा। हाँ शिविन, तुम सही कह रहे हो, वो यहाँ से काफ़ी देर से नहीं है, शायद वो अपनी दोस्त से मिलने गई हो। तुम चिंता मत करो, मैं पता लगाता हूँ। लगभग 10 मिनट वेट करने के बाद ईशान को एक कॉल आती है। वो उस कॉल पर बात कर शिविन के पास जाकर बोला, शिविन, मैंने पता किया है कि राधिका यहाँ अस्पताल में सुरेंद्र जी से मिलने आई थी और वो सुरेंद्र जी से मिलने के बाद यहाँ से अपनी दोस्त से मिलने चली गई, लेकिन उसकी दोस्त की भी डेथ हो चुकी है। और मैंने वहाँ भी पता किया तो मुझे पता चला कि उसकी दोस्त तनु का भी अंतिम संस्कार हो चुका है और वो वहाँ से बहुत देर पहले निकल गई थी। ये सुनकर शिविन को राधिका की बहुत चिंता होने लगी। अगर वो वहाँ से भी जा चुकी है और यहाँ भी नहीं आई, फिर वो कहाँ गई है? जल्दी से तुम घर फोन करके देखो, कहीं वो वहाँ तो नहीं गई। रात बहुत हो चुकी है, कहीं उसे कुछ हो न जाए। तब तक मैं भी उसे ढूंढता हूँ और जैसे ही तुम्हें कुछ पता चले तुरंत मुझे बताना। ठीक है शिविन, मैं उसे ढूंढने के लिए अभी निकलता हूँ और जैसे ही मुझे कुछ पता चलेगा मैं तुरंत तुम्हें बताऊंगा, लेकिन तुम अपना भी ख्याल रखना। और इतना कहकर वे दोनों राधिका को ढूंढने के लिए अपनी अलग अलग कार में निकल जाते हैं। रात के 11 बज चुके थे, लेकिन अभी तक शिविन और ईशान दोनों को ही राधिका का नहीं पता चला था, क्योंकि न तो राधिका शिविन के घर गई थी और न ही अपने घर। शिविन एक सड़क के किनारे काफी देर ढूंढने के बाद अपनी कार को रोकता है और कार से बाहर निकलकर तुरंत ईशान को कॉल करता है। ईशान, क्या तुम्हें राधिका का कुछ पता चला? नहीं शिविन, मैंने उसे जहाँ हो सकता था वहाँ हर जगह देख लिया, पर अभी तक मुझे उसका कुछ पता नहीं चला है। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं अभी भी उसे ढूंढ रहा हूँ। क्या तुम्हें उसका कुछ पता चला? नहीं ईशान, मुझे भी कुछ पता नहीं चला, मैं भी उसे ढूंढ रहा हूँ। शिविन कॉल को कट कर देता है। वो अपने सर को पकड़ते हुए बोला, राधिका, आखिर कहाँ हो तुम? मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही है, कहीं तुम्हें कुछ हो न जाए। लेकिन आखिर तुम हो कहाँ? कुछ तो पता चले तुम कहाँ हो। शिविन की आंखों में आंसू थे। राधिका की फिक्र में खुद सही बातें किए जा रहा था। अब उसे फिक्र के साथ साथ गुस्सा भी आ रहा था कि वो राधिका को ढूंढ नहीं पा रहा है और अगर उसे कुछ हो गया तो वो खुद को माफ नहीं कर पाएगा। शिविन सड़क पर थोड़ा आगे और चलता है, तभी उसे सामने एक लड़की दिखाई देती है। अंधेरे में शिविन उसे अच्छे से देख नहीं पाता है, लेकिन वो तुरंत कार से उतरकर धीरे धीरे उसके पीछे जाता है तो वो लड़की नदी के किनारे बैठी हुई थी। जैसे शिविन उसके और थोड़ा नजदीक जाता है तो वो उसे देखते ही पहचान जाता है। वो राधिका है। राधिका को देखते ही शिविन को चैन की राहत मिलती है। शिविन का दर्द और राधिका के लिए उसकी फिक्र अब शिविन के चेहरे पर भी दिख रही थी। वो आराम से राधिका के कंधे पर हाथ रखते हुए बड़े ही प्यार से बोला, राधिका। लेकिन राधिका कोई रिस्पॉन्स नहीं करती और जैसे बैठी थी वैसे ही बैठी रहती है। ये देख शिविन उसके साइड में बैठते हुए बोला, राधिका, घर चलो, रात बहुत हो चुकी है और ठंड भी है। राधिका, तुम मुझे सुन रही हो ना? ये सब सुनकर राधिका शिविन की तरफ देखती है और उसकी शक्ल देखते ही उसके अंदर गुस्से की लहर दौड़ती है। राधिका शिविन को देखते ही तुरंत गुस्से में खड़ी होकर उठते हुए बोली, कौन से घर जाऊं? क्या तुमने ऐसा कोई घर छोड़ा है
जहाँ मैं जा सकती हूँ। सब कुछ तो तुमने मुझसे छीन लिया। अब किस हक से मेरे पास मुझे आकर बोल रहे हो कि मैं घर चलूं? और सिर्फ इतना कहकर राधिका वहां से जाने लगती है। ये देखकर शिविन भी तुरंत जल्दी से खड़ा होकर उसके पीछे जाता है। राधिका, मेरी बात सुनो, रात बहुत हो चुकी है, तुम मेरे साथ घर चलो। अभी इन बातों का वक्त नहीं है। मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दूंगा। लेकिन राधिका कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। वो बस चली जा रही थी, जैसे उसे होश ही नहीं था। वो बिल्कुल टूट गई थी। ना ही वो अपना दर्द बयां कर पा रही थी और ना ही गुस्सा। तभी शिविन की नज़र साइड से आ रहे ट्रक पर पड़ती है, जो राधिका की तरफ ही बढ़ रहा था। लेकिन राधिका का उस तरफ ध्यान नहीं था। वो बस भागे जा रही थी। ये देख शिविन जोर से चिल्लाता है, राधिका, साइड हट जाओ। राधिका, मेरी बात सुनो। और तभी वो जोर से चिल्लाता है, राधिका। तेज रफ्तार ट्रक का हॉर्न चीखता हुआ सड़क की खामोशी को चीर गया। राधिका! शिविन की आवाज गूंज उठी, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। राधिका की आंखें एक पल को खुली, लेकिन अगले ही पल उसका शरीर हवा में उछलकर जमीन से टकराया। खून की धार फुटपाथ को रंगने लगी। शिविन की दुनिया में सब कुछ मुक हो गया था। वो दौड़ा, बिना कुछ सोचे, बिना रुके, सड़क के बीचों बीच। खून में लथपथ राधिका को देखकर उसका दिल जैसे किसी ने मरोड़ दिया हो। उसकी सांसें तेज थी, हाथ कांप रहे थे। राधिका, राधिका, प्लीज आंखें खोलो। उसने झुककर राधिका का सिर अपनी गोद में रखा। उसकी कलाई टटोली, नब्ज बहुत हल्की थी। नहीं, तो तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। शिविन की आंखों से आंसू फूट पड़े। उसकी आवाज कांप रही थी, मगर उसके हाथों में एक सख्त डिटरमिनेशन था। वो तुरंत राधिका को गले लगाता है और राधिका को खून में इस तरह देख शिविन खुद को रोने से नहीं रोक पाया। ये उसकी जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ था जहां शिविन बिल्कुल टूट चुका था। सिटी हॉस्पिटल। डॉक्टर्स और नर्सेस तुरंत राधिका को स्ट्रेचर पर लिटाकर अंदर ले जाते हैं। शिविन की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वो राधिका को एक पल के लिए भी अकेला छोड़ने को तैयार नहीं था, लेकिन नर्सेज उसे ऑपरेशन रूम में जाने के लिए रोक रही थी। शिविन खुद को बिल्कुल संभाल नहीं पा रहा था। तभी ईशान वहां आता है और उसे थाम लेता है। शिविन वहीं अपने घुटनों पर गिरकर जोर जोर से रोने लगता है। ईशान ने उसे संभालते हुए कहा, शिविन, खुद को संभालो। राधिका को कुछ नहीं होगा। हम उसे कुछ नहीं होने देंगे। अगर तुम ऐसे टूट जाओगे तो उसे कैसे संभालोगे? मैं जानता हूँ वो ठीक होगी। मुझ पर भरोसा रखो। शिविन उसकी बात सुनकर खुद को थोड़ा संभालता है, सिर्फ राधिका के लिए। और फिर दोनों ऑपरेशन रूम के बाहर बैठकर इंतजार करने लगते हैं। ऑपरेशन लंबा चलता है। लगभग 4 घंटे बीत जाते हैं। शिविन दरवाजे के सामने खड़ा बस राधिका को देखने की उम्मीद में टकटकी लगाए रहता है। उसकी आंखें अभी भी भीगी थी। हर वो पल जो उसने राधिका के साथ बिताया, हर वो गलती जो उसने की, सब उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन इस वक्त उसे बस राधिका की फिक्र थी। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आते हैं। उन्हें देखते ही ईशान और शिविन दौड़कर उनके पास जाते हैं। डॉक्टर, राधिका ठीक तो है ना? उसे कुछ नहीं होना चाहिए, डॉक्टर ने शांति से कहा। ऑपरेशन सफल रहा, लेकिन राधिका अभी भी क्रिटिकल कंडीशन में है। सिर पर गहरी चोट है और शरीर पर भी कई गंभीर घाव हैं। अगर 24 घंटे में होश आ गया तभी हम कुछ कह पाएंगे। आप बस प्रार्थना कीजिए, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। ईशान जानता था कि शिविन डॉक्टर पर भड़क सकता है, इसीलिए वो तुरंत बोला, ठीक है डॉक्टर, थैंक यू। डॉक्टर्स वहाँ चले जाते हैं। ईशान शिविन के पास आकर बोलता है, मैं जानता हूँ तू कितना गुस्से में है, लेकिन तुझे खुद को कंट्रोल करना होगा। डॉक्टर अपना बेस्ट दे रहे हैं, तो गुस्सा निकाल भी देगा तो कुछ नहीं बदलेगा। बस यही दुआ कर कि राधिका को होश आ जाए। लेकिन ये सब हुआ कैसे?
शिविन गहरी सांस लेकर सारी बात उसे बताता है। कैसे राधिका उससे दूर जा रही थी, कैसे ट्रक ने टक्कर मारी। ईशान राधिका को आईसीयू की कांच से देखते हुए बोला, शायद हम दोनों चाह कर भी उसका दर्द पूरी तरह नहीं समझ सकते। पता नहीं ये सब उसके लिए कितना मुश्किल होगा। ऐसी सिचुएशन में इंसान खुद को भी नहीं संभाल पाता और राधिका के पास तो कोई नहीं है। लेकिन मैं जानता हूँ तो उसे कभी टूटने नहीं देगा। शिविन धीमे स्वर में बोलता है, हाँ मैं जानता हूँ। अब उसके दिल में मेरे लिए सिर्फ नफरत होगी और ये नफरत कब तक रहेगी मुझे नहीं पता, लेकिन ये उसका आखिरी दर्द होगा। इसके बाद मैं उसे एक खरोच भी नहीं आने दूंगा। मैं जानता हूँ मैंने उसे बहुत तकलीफ दी है, लेकिन अब मैं उसे वो सब दूंगा जो वो डिजर्व करती है। प्यार, प्रोटेक्शन, सुकून और कभी न खत्म होने वाला साथ। ईशान सिविन को देखते हुए बोला, सिविन काफ़ी लेट हो चुका है, तुम अंदर रूम में जाओ और राधिका का ख्याल रखो, खुद भी आराम करो। शिविन ईशान की तरफ देखते हुए बोला, ठीक है तुम भी आराम करो। इतना कहकर शिविन अंदर रूम में चला जाता है और आराम से राधिका के बेड के साइड में रखी चेयर पर बैठ जाता है। राधिका के सिर पर पट्टी बंधी हुई थी और शरीर के कई हिस्सों में घाव थे। उसके चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क भी लगा हुआ था। राधिका को इस हालत में देखकर शिविन प्यार से उसका हाथ अपने चेहरे पर रखते हुए बोला, प्लीज राधिका, प्लीज अब उठ जाओ। मैं तुम्हें अब और इस हालत में नहीं देख सकता। मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद तुम्हें कभी दर्द नहीं होने दूंगा। जानता हूँ कि मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी है और मैं खुद को इसके लिए माफ़ नहीं कर सकता। मैं तुमसे माफ़ी नहीं चाहूँगा क्योंकि मैं चाहता हूँ तुम मुझसे गुस्सा हो, नाराज़ रहो। तुम्हारा पूरा हक है। मैं तुम्हारा पति हूँ। तुम मेरे साथ जो चाहो वो कर सकती हो और आज के बाद मैं कभी हमारे बीच गलतफहमियां नहीं होने दूंगा। मैं वादा करता हूँ मरते दम तक तुम्हें वो प्यार, वो खुशी, वो अच्छे पल दूंगा जो तुम डिजर्व करती हो। बस अब प्लीज उठ जाओ। इस तरह चुप मत रहो कि मैं तुमसे बात भी ना कर पाऊं। ये कहते हुए शिविन की आंखों से आंसू बहने लगे। राधिका के पास बैठे बैठे ही उसकी आंख लग गई, लेकिन उसने एक पल के लिए भी राधिका का हाथ नहीं छोड़ा। सुबह राधिका ने अपने हाथों में हल्की हरकत की क्योंकि राधिका का हाथ शिविन के हाथ में था। उसे तुरंत एहसास हुआ। शिविन झट से उठा और देखा कि राधिका धीरे धीरे होश में आ रही थी। ये देखकर वो जोर से डॉक्टर को आवाज़ लगाने लगा। तुरंत कुछ डॉक्टर वहां आए। राधिका को होश में आया देखकर शिविन की जान में जान आई। डॉक्टर्स ने शिविन को बाहर वेट करने के लिए कहा। शिविन और ईशान बाहर वेट कर रहे थे। कुछ देर बाद डॉक्टर आकर बोले, राधिका को होश आ गया है और अब वो खतरे से बाहर हैं, लेकिन उन्हें अभी भी पूरी तरह आराम की ज़रूरत है। अगर आप चाहें तो उन्हें घर ले जा सकते हैं। हमारे कुछ डॉक्टर तब तक आपके साथ रहेंगे जब तक वो पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती। लेकिन आपको कुछ बातों का खास ध्यान रखना होगा। उसके सिर पर गहरी चोट आई है जिससे दिमाग पर गहरा असर पड़ा है। टेस्ट के मुताबिक उन्हें मानसिक रूप से गहरा सदमा पहुंचा है और ऐसे केस में इंसान कभी कभी रिस्पॉन्स देना भी बंद कर देता है। उन्हें पॉजिटिव माहौल और बहुत सारा प्यार चाहिए। उनसे उन चीज़ों की बात करने से बचाइए जो उनके दिमाग पर गहरा असर डाल सकती है। बाकी मेडिसिन्स हम दे चुके हैं। अब आप उन्हें घर ले जा सकते हैं। तब तक आप लोग पेपर वर्क पूरा कर लीजिए। कुछ देर बाद शिविन कमरे में आता है। वो राधिका के पास जाकर धीरे से कहता है, राधिका क्या तुम ठीक हो? चलो अब घर चलते हैं। लेकिन राधिका कोई रिस्पॉन्स नहीं देती। वो उसकी तरफ देखती तक नहीं, बस छत की ओर एकटक देख रही थी। ये देख शिविन गहरी सांस लेता है और राधिका को अपनी बाहों में उठा लेता है। राधिका उसकी ओर देखते हुए गुस्से में बोली, मुझे इसी वक्त नीचे उतारो, मैं खुद चल सकती हूँ और मुझसे दूर रहो।
लेकिन कमजोरी के कारण वह गुस्से में ठीक से बोल भी नहीं पा रही थी। राधिका की बात सुनकर शिविर बोला, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप सब मेरे साथ बने रहिए। हमारी कहानी